नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में अभी हम जो करने वाले हैं वो परिवार टॉपिक है आपका, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपकी परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से बन सकते हैं। तो परिवार के जो प्रकार हैं उनको देखेंगे, परिवार के उत्पत्ति के सिद्धांत को देखेंगे, और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, और कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर भी देखेंगे। तो इस टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करना है आपको, और अभी जितना समय बचा है उनमें जितना से ज़्यादा हो सके अपने टॉपिक्स का रिवीजन करिए। यूथ की किताब काफ़ी अच्छी है, कुछ प्रश्नों में गलतियां हैं लेकिन उसमें कंटेंट आपका काफ़ी सही है। अगर आपके पास यूथ कंपटीशन की किताब है तो उससे पढ़िए, अगर नहीं है तो हमारे क्विक रिवीजन चैनल जो है टेलीग्राम पर, उसमें वो PDF डाल दी गई है। आप वहाँ पर जाकर भी उस किताब को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो अभी टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसका PDF आपको प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच में, और आपका जो प्रतिज्ञा PDF बैच में और गरिमा बैच में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अच्छे से आप तैयारी करिए, और परीक्षा आपकी नज़दीक है, आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और बिल्कुल भी घबराइए नहीं, मेहनत करिए। कम से कम मॉक टेस्ट करिएगा आप, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक्स का रिवीजन करिएगा, क्योंकि प्रश्न आपको नहीं पता कि कैसे आएंगे, लेकिन टॉपिक्स यही आएंगे ये आपको पता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को याद करिए। इसीलिए मैं परिवार का आपका A to Z रिवीजन लेकर आया हूँ। तो कृपया आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे यूट्यूब चैनल पर 1 से लेकर 20 तक के टॉपिक का एक संपूर्ण वीडियो है, उसको एक बार ज़रूर पूरा देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। एक एक चीज़, चैप्टर आपका एक बार ध्यान में आ जाए कि चैप्टर में क्या क्या है। वो इसलिए वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें प्रश्न भी है और प्रश्नों की डिटेलिंग भी है ना। तो अगर आपके पास यूथ कंपटीशन की बुक नहीं है या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उस वीडियो को आप गंभीरता के साथ पूरा एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वहाँ से काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों की। कांट ने परिवार को समाज की कोशिका कहा है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार उत्पत्तियां सदैव आगम्य होती हैं, अर्थात मानव जब से पृथ्वी पर आया है तभी से परिवार भी अस्तित्व में है। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों में काफी मतभेद है। कुछ प्रमुख सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। पहला है शास्त्रीय सिद्धांत। अब ये क्या है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो तथा अरस्तु हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि परिवार की उत्पत्ति के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपका उत्तर होगा प्लेटो तथा अरस्तु। क्लियर है आपको? तो यह सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति में पुरुषों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का आरंभिक रूप पितृसत्तात्मक था। इस सिद्धांत को 1861 में हेनरी मेन ने आगे बढ़ाया। क्लियर है आपको? अगला है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। यह भी परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मार्गन है, फ्रेजर और ब्रीफाल्ट तथा लुबोक हैं। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि परिवार की उत्पत्ति के यौन साम्यवाद के सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मॉर्गन, फ्रेजर, ब्रीफाल्ट और लुबोक। या इनमें से एक ऑप्शन में होगा, या दोनों होंगे, या तीनों होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। इन लोगों की मान्यता थी कि प्रारंभ में किसी प्रकार की परिवार रूपी संस्था नहीं पाई जाती थी। यौन संबंधों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। कोई भी पुरुष किसी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता था। अगला है आपका एक विवाही सिद्धांत। इसका प्रतिपादन वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक मानव विवाह का इतिहास में किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव विवाह का इतिहास किसकी पुस्तक है, या आपसे पूछ लिया जाए हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिजेस किसकी किताब है, तो आपका उत्तर होना चाहिए वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क का कहना है कि परिवार में एक विवाह की प्रथा आदि परंपरा से रही है, और अन्य विवाह जैसे बहुपत्नी परिवार रोगों की भांति बाद में आए। अब आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि प्रश्न बने कि बहुपत्नी परिवार रोगों की भांति बाद में आए, ये किसका कथन है, तो आपका उत्तर होगा वेस्टरमार्क का है। अगला है आपका सिद्धांत है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। इसका प्रतिपादन ब्रीफाल्ट ने अपनी पुस्तक द मदर्स में किया है।
इस सिद्धांत के समर्थक टॉयलर एवं वैकोफन हैं। तो ब्रीफाल्ट की एक पुस्तक है द मदर्स, जिसमें उन्होंने मातृसत्तात्मक सिद्धांत की बात कही है। टायलर का मत है कि पहले परिवार मातृसत्तात्मक थे, फिर मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक का मिश्रण हुआ, फिर बाद में पितृसत्तात्मक व्यवस्था अस्तित्व में आई। अगला है आपका सिद्धांत प्रगतिवादी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक आगवर्ण तथा वार्ड हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का विकास एक सरल रेखा में हुआ है। परिवार प्रगति करता है और प्रगति के बाद अपनी मूलावस्था में वापस नहीं लौटता है। क्लियर है आपको? तो ये प्रगतिवादी सिद्धांत है कि आगे बढ़ते रहते हैं, और इसके प्रतिपादक कौन है? आगवर्ण तथा वार्ड है। अगला जो आपका सिद्धांत है वो आर्थिक सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक राल्फ लिंटन है। ये अर्थ बढ़ाने के साथ साथ एक विवाह को मान्यता देते हैं। इनका मानना था कि जैसे जैसे आर्थिक स्थिति सुधरती जाती है तो लोग एक विवाह को अपना लेते हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन है? राल्फ लिंटन है। अगला है आपका उद्विकासीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वैकोफन है, लेकिन मॉर्गन ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। तो उद्विकासीय सिद्धांत जो है परिवार की उत्पत्ति का, उसके प्रतिपादक वैकोफन है, लेकिन इसकी व्याख्या जो की है विस्तृत, वो मॉर्गन ने की है। अब मॉर्गन द्वारा परिवार के उद्विकास का वर्गीकरण जो किया गया है उसको देख लेते हैं। मॉर्गन ने अपने परिवार के विकास को 5 स्तरों में बांटा है। कौन कौन से? पहला है समरक्त विवाह। यह परिवार का प्रारंभिक रूप है जिसमें यौन स्वच्छंदता अर्थात समान स्थिति वाले व्यक्ति पिता पुत्री भाई बहन के बीच विवाह करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो ये यूरोप में कुछ जगहों पर ऐसा देखने को मिलता था कि वो पिता पुत्री में भाई बहन के बीच में विवाह करने पे कोई प्रतिबंध नहीं था, है ना? तो ये समरक्त विवाह है। अगला है समूह विवाह। मॉर्गन के अनुसार समूह विवाह का तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें सामूहिक विवाह का प्रचलन था, जिसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों से होता था। इसमें प्रत्येक पुरुष सभी स्त्री का पति होता था और प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी होती थी। यह विवाह समूह विवाह ऑस्ट्रेलिया की माओरी और ब्राजील की काइगन तथा साइबेरिया की चुकची जनजातियों में पाया जाता है। ठीक है, तो समूह विवाह क्या है? एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों के साथ हो जाता था। प्रत्येक सभी का पति था, प्रत्येक सभी की पत्नी थी। अगला प्रश्न है आपका कि सिंडेसमिन परिवार क्या है? इस परिवार में विवाह यद्यपि एक ही स्त्री के साथ होता था, लेकिन पुरुष परिवार की सभी विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता था। यानी कि एक का जो विवाह हुआ है वो एक स्त्री के साथ होगा, लेकिन उसके जो वो आदमी है वो अपने भाइयों की स्त्रियों के साथ भी संबंध रख सकता था। अगला है पितृसत्तात्मक परिवार। इस अवस्था में परिवार पर पुरुष का आधिपत्य था। वह एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। स्त्रियों की तुलना में इसका अधिकार अधिक होता था। फिर आता है एक विवाही परिवार। मॉर्गन के अनुसार परिवार के विकास की अंतिम और आधुनिक अवस्था एक विवाही परिवार है। इसमें एक पुरुष एक ही स्त्री से यौन संबंध रखता है। वर्तमान में इसमें उद्विकासीय सिद्धांत का बहुत ही विरोध किया गया है, और विरोध करने वालों में वेस्टरमार्क, रिवर्स, NW टॉमस, काली तथा स्टार्क है। क्लियर आपको? लॉरेंस स्टोन ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार परिवार को 3 चरणों से गुजारा है। खुला वंशीवाली परिवार 16वीं सदी, प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार 16 से 18वीं सदी, और बंद घरेलू मूल परिवार 18वीं सदी से आज तक। परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत किसने किसने दिए हैं एक बार ये देख लीजिए, आप फिर से रिवीजन कर लीजिए। यौन साम्यवाद का सिद्धांत ब्रीफाल्ट, फ्रेजर और मॉर्गन ने दिया है। परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत ब्रीफाल्ट, फ्रेजर और मॉर्गन ने दिया है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत ब्रीफाल्ट ने दिया है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत प्लेटो, अरस्तु और हेनरी मैन ने दिया है। एक विवाही सिद्धांत वेस्टरमार्क और मेलिनोवस्की ने दिया है। उद्विकासीय सिद्धांत मॉर्गन, मैक्लिनन और वैकोफन ने दिया है। क्लियर आपको? तो कम से कम इसको तो याद ही कर लीजिएगा, परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत किसने किसने दिए हैं। अब बात करते हैं परिवार के प्रकारों की। यह भी महत्वपूर्ण है और आपको संक्षिप्त में इसको भी देखकर जाना चाहिए कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको समझिए, इसको देखिए और चीजों को अपने लिए आसान बनाइए। कि परिवार के प्रकार, तो मानव समाज के विकास के साथ ही परिवार के अनेक रूप अस्तित्व में आए। परिवार के ऐसे अनेक रूप के लिए स्थान की भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां
महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। ऐसे विभिन्न परिवारों का वर्गीकरण इस प्रकार है। संख्या के आधार पर परिवार कौन कौन से होते हैं? तो केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार, ऐसे परिवार का रूप औद्योगिकीकरण समाज की एक प्रमुख विशेषता है। यह परिवार का छोटा रूप होता है जो एक पुरुष, स्त्री तथा उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक पुरुष होगा, एक स्त्री होगा, जो शहरों में देखने को मिलता है, पुलिस कॉलोनियों में देखने को मिलता है, सरकारी कॉलोनियों में देखने को मिलता है ज़्यादातर, जहां पर एक पुरुष होता है, एक स्त्री होती है और उस पर निर्भर कुछ बच्चे होते हैं। इस प्रकार के परिवार में रिश्तेदारों को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें केवल अविवाहित बच्चे ही शामिल किए जाते हैं जो विवाह के पश्चात स्वयं का नाभिक परिवार बना लेते हैं। अगला है आपका संयुक्त परिवार। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में रहते हैं। उनकी सामूहिक संपत्ति होती है। वे सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं और सभी सदस्य किसी ना किसी नातेदारी व्यवस्था से जुड़े होते हैं। तो संयुक्त परिवार क्या होता है? एक ही जगह पर कई परिवार मिलकर रह रहे हैं। बाबा भी रह रहे हैं, चाचा भी रह रहे हैं, दादी भी रह रही हैं, ताई भी रह रहे हैं, ताऊ भी रह रहे हैं, है ना। तो ये सामूहिक परिवार होता है। अगला है आपका विस्तृत परिवार। ऐसे परिवार में सभी रक्त संबंधी एवं कुछ अन्य संबंधी भी शामिल होते हैं। ऐसे परिवारों में संबंधों व रिश्तेदारों का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। ऐसे परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक पाई जाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ घरों में आके बुआ के बच्चे भी वहीं पर बस गए आके, है ना, या मामा के लोग भी आके बस गए, तो ये विस्तृत परिवार की श्रेणी में आ जाता है। पता ही नहीं चलता है कि कौन कहाँ पर है। अब अगला जो है आपका अधिकार के आधार पर परिवार है। इसमें 2 तरह के परिवार होते हैं। एक होता है पितृसत्तात्मक परिवार और दूसरा होता है मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार ऐसे परिवार हैं जिनमें सत्ता पिता के या पुरुषों के हाथ में होती है और जो परिवार पर नियंत्रण रखते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार में परिवार की सत्ता का अधिकार माता या स्त्री के हाथों में होता है, वही परिवार का नियंत्रण रखती है। अगला है आपका उत्तराधिकार के आधार पर। तो पहला होता है पितृमार्गी परिवार और दूसरा होता है मातृमार्गी परिवार। इस प्रकार के परिवार में उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष के आधार पर निर्धारित होते हैं। मातृमार्गी परिवार, इस प्रकार के परिवार में उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर निर्धारित होते हैं। अब विवाह के आधार पर एक विवाही परिवार। इस प्रकार के परिवार में एक पुरुष व एक स्त्री शामिल होते हैं, जिसमें इनके साथ अनेक अविवाहित बच्चे भी शामिल होते हैं। दूसरा है बहुविवाही परिवार। इस परिवार में एक साथ एक से अधिक जीवन साथी शामिल होते हैं। ऐसे परिवार के सभी के भी अनेक रूप पाए जाते हैं जो निम्न है। पहला है बहुपत्निक परिवार। ऐसे परिवार में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सम्मिलित होते हैं, अर्थात इनकी समाज में स्वीकृति होती है। भारत में ऐसे परिवार नागा, बैगा तथा गोंड जनजातियों में पाए जाते हैं। अगला है आपका बहुपति विवाही परिवार। ऐसे परिवार में एक समय में एक स्त्री या अधिक पुरुषों से विवाह करती है। यह भी मातृ बहुपतिक परिवार तथा अमातृ बहुपतिक परिवार के रूप में भी पाए जाते हैं। तिब्बत में बहुपति विवाह प्राचीन काल से ही प्रचलित है। अगला है आपका समूह विवाही परिवार। जब कई भाई या कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करते हो तथा सभी पुरुष सभी स्त्रियों के समान रूप से पति हो, तो ऐसे परिवार को समूह विवाही परिवार कहा जाता है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं परिवार के कुछ अन्य रूप या स्वरूप कौन से हैं। पहला है जन्म मूलक परिवार। ऐसा परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसका पालन पोषण होता है, जन्म मूलक परिवार कहलाता है। ग्रामीण परिवार, ग्राम में पाए जाने वाले परिवार ग्रामीण परिवार कहलाते हैं। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है आपका वो है समरक्त परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। तो ऐसा परिवार जिनका निर्माण व्यक्ति विवाह के पश्चात स्वयं करता है वो प्रजनन मूलक परिवार होता है। और जो समरक्त परिवार ऐसा परिवार है जिसमें परिवार के सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं। इसमें विवाह से संबंधित कोई सदस्य नहीं रहता है। ठीक है। अब परिवार का वर्गीकरण संक्षिप्त रूप में एक बार आप देख लीजिए ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। स्थान के आधार पर 2 होते हैं, एक पितृसत्तात्मक होता है, दूसरा होता है मातृसत्तात्मक परिवार। सदस्यों के आधार पर मूल या केंद्रीय परिवार और दूसरा होता है आपका संयुक्त परिवार। विवाह के आधार पर एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार और बहुपति विवाही परिवार। बहुपति विवाही परिवार में होता है भ्रातृक बहुपति विवाही परिवार, अभ्रातृक बहुपति विवाही परिवार, फिर आता है बहुपत्नी विवाही परिवार। वन लाइनर को देख लीजिए। ओडिशा की खरिया तथा मध्य प्रदेश की भील जनजाति में
परिवार होता है पितृसत्तात्मक। तो ओडिशा की खरिया तथा मध्य प्रदेश की भील जनजाति में पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है, जबकि खासी, गारो, नायर, इरूला, कादर एवं पुलायन जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। कौन सा सत्तात्मक परिवार पाया जाता है? मातृसत्तात्मक। ऐसा परिवार जिसमें कई पीढ़ी के लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हो वो संयुक्त परिवार कहलाता है। मिताक्षरा संयुक्त परिवार के प्रणेता कौन है? विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा संयुक्त परिवार की प्रेरणा दी है। दाया भाग संयुक्त परिवार समानता पाया जाता है, तो असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। टोडा एवं नायर जनजातियों में विवाह होता है अभ्रातृक बहुपति विवाह परिवार। खस एवं कोटा जनजाति में विवाह होता है भ्रातृक बहुपति विवाह। मैकलेनन ने भ्रातृक बहुपति विवाह को कहा है तिब्बती बहुपति विवाह। मैकलेनन ने अभ्रातृक बहुपति विवाह को कहा है नायर बहुपति विवाह। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे तो उसे कहा जाता है अंतर्विवाह। क्या कहा जाता है? अंतर्विवाह कहा जाता है। एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे तो उसे कहा जाता है बहिर्विवाह। क्या कहा जाता है? बहिर्विवाह कहा जाता है। अगर व्यक्ति किसी समूह का सदस्य है लेकिन शादी वो किसी दूसरे समूह से करता है उसको बहिर्विवाह कहते हैं। गोत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? गायों के बांधने का स्थान। भारत में सपिंड सब बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि जब पॉइंट है मतलब कि जब उच्च वर्ण के लड़के का विवाह निम्न वर्ण की लड़की से होता है तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। वहीं जब ठीक है, और अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा दी है कपाड़िया ने। जब उच्च वर्ण की लड़की का विवाह निम्न वर्ण के लड़के से होता है तो उसे कहा जाता है प्रतिलोम विवाह। ठीक है, लड़की अगर उच्च वर्ण की है और लड़का निम्न वर्ण का है तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। अगर लड़की निम्न वर्ग की है, लड़का उच्च वर्ग का है तो वो अनुलोम विवाह कहलाता है। क्लियर है आपको? पीढ़ियों की गहराई के आधार पर संयुक्त परिवार का वर्णन किया है के.एम. कपाड़िया ने। तारवाड़ एक मातृवंशी संयुक्त कुटुंब है जो पाया जाता है केरल में। कोलेंडा ने भारतीय परिवार को विभाजित किया है 12 श्रेणियों में। परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है सर हेनरी मेन ने। क्लियर है आपको? तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें आपने परिवार से जुड़े हुए कुछ वन लाइनर देखे हैं, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत देखे हैं और कुछ महत्वपूर्ण परिवार के प्रकार देखे हैं। ये पीडीएफ आपको प्रतिज्ञा और गरिमा बैच में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, सभी टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन करिए। आपने नोट्स बनाए हैं उनको पढ़िए, आपने पीडीएफ ली हैं उनको पढ़िए, आपके पास किताब है उनको पढ़िए। जितना ज़्यादा हो सके टॉपिक्स को पढ़िए, जितने मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं उनको पढ़िए। और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो उसको डाउनलोड करने की कोशिश करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कैफ़े पर जाकर सहायता लीजिए और एक समझदार कैफ़े के पास जाइएगा ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। तो विवाह हेतु वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया गया मूल्य क्या कहलाता है? वधु मूल्य कहलाता है। और अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार का वर्णन किया है वार्नर ने। क्लियर आपको? तो ये पूरे टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है परिवार A to Z। परिवार की परिभाषाएं मैंने एक परिभाषा वाला वीडियो बनाया था उसमें करवा दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए, समझिए चीज़ों को और याद करिए, क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न पत्र बनेगा और यहीं से आपके प्रश्न आएंगे। तो बिल्कुल भी डाउट मत रखिए, मेहनत करिए और आप सभी ने मेहनत की है, आपके परिणाम आपके पक्ष में आएगा तो उसको में जुट जाइए और बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा कि ऐसा ना हो आप विलंब से पहुंचे और आपका पेपर छूट जाए, है ना। तो टाइम से पहले पहुंच जाइएगा कि उसी दिन 12 बजे पहुंचने की कोशिश मत करिए कि ट्रेन 12 बजे पहुंच रही है तो हम 12 बजे ही पहुंचेंगे। ट्रेन नहीं मिल रही है, बस से जाइए, एक दिन पहले पहुंचिए, थोड़े पैसे खर्च कर दीजिए। अगर आपने मेहनत की है, अपनी मेहनत पर आपको भरोसा है तो पैसों को प्रभाव मत करिए, क्योंकि ये मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा और अच्छे से तैयारी करिए। आप सभी ने बहुत मेहनत की है, आप सभी का सिलेक्शन होगा और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक हमारा अन्य यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।